इतने सालों की तपस्या, फोर्ब्स में सम्मान। आसान नहीं है इस मुकाम तक पहुंचना, आसान नहीं है इस मुकाम तक पहुंचना। हम जब जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं, एक और जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधों पे आ जाता है। इसके लिए फोर्ब्स को भी बहुत थैंक्स है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्या अस्थायी तौर पे ही सही, उन मजदूरों के घर की स्थिति भी हमको घर बनाते वक्त देखनी होगी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अपने घर के अंदर से लेके ईस्ट के बीच में ही उनकी प्लेसमेंट करें। नींव की खुदाई के वक्त धातु का मिलना वास्तु के हिसाब से क्या संकेत है? हम जब नींव खोद रहे हैं, उस टाइम पे अगर हड्डी मिल जाती है तो अशुभ माना जाता है। वास्तु की बात सिर्फ हिंदू धर्म में ही की जाती है। जब आप हिंदू समाज की बात करते हैं, वो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। जिसका कोई अंत ना हो, ये वो शास्त्र है, वास्तु शास्त्र। खराब अगर प्लॉट है या खराब अगर घर है तो उसकी दिशा किस पे ज्यादा असर डालेगी, वहां रहने वाले पुरुष पे या फिर महिला पे? विज्ञान को लेकर हमारे धर्म बने हैं, धर्म को लेकर विज्ञान नहीं है, धर्म को लेकर विज्ञान नहीं है। क्या इसका कोई खास मैकेनिज्म है वास्तु में कि परफेक्ट साइज होता है खिड़की या दरवाजे का? हम 8 आय निकाल लेते हैं, उसमें से जो इवन आय होती हैं, अगर उस पे आपका कमरा पड़ रहा है, वो बहुत ऑस्पिशियस घर बन जाता है। घर के चारों कोने बंद होने चाहिए वास्तु के लिहाज से, तो परफेक्ट कंडीशन होती है, ऐसा है क्या? ये तो मूर्खों वाली बात है कि चारों कोने बंद होने चाहिए। तो ये जो अनियमित आकार के प्लॉट होते हैं, आप इन्हें ठीक मानती हैं वास्तु के हिसाब से? वही प्लॉट आपका नॉर्दर्न साइड पे खिंचा हुआ है, रोड साइड पे, वो आपकी लॉटरी निकाल देगा, अगर आपकी जोनिंग ठीक है, आप जो मर्जी उल्टे पुल्टा काम कर लीजिए, आप फिट है। क्या हवन, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, इससे वास्तु दुरुस्त हो सकता है? मेरा वास्तु खराब है और मैं मंत्र जाप कर लूं और मैं हवन कर लूं और मैं तंत्र मंत्र कर लूं, कुछ नहीं होगा। ये जन्म, अगला जन्म और पिछले जन्म के दोष, मेरी गारंटी है सर, सब दो। कोई विधा, आपका एस्ट्रोलॉजी, आपकी नमोलॉजी, कोई विधा ले आइए, जीरो है। कभी भी सेंटर में गड्ढा नहीं होना चाहिए। आपका प्लॉट अगर हुआ है, उसी प्लॉट पे अपना घर बनाए। अगर कोई छोटा स्टोर रूम भी है, वहाँ चादर बिछा के लेटा दीजिए, आप उसका चमत्कार देखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि ये बच्चा कोई गोल्ड मेडल भी ले जाए, आपके ऊपर लोन बहुत चढ़ गया है, आप उसका नाम लिख के रख दीजिए। शादी के बाद से मुझे वेस्ट वाले कमरे में पितृ दिखाई देते हैं। ये तो सुसाइडल हाउस है। धीरे धीरे सब मैश होता चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर का एक कोना आपकी शांति, आपका पैसा, आपका सुकून, आपके रिश्ते, सब कुछ तबाह कर सकता है, तो शायद कुछ को मेरी बात पर यकीन आए, लेकिन कुछ को ना आए। लेकिन जिनको यकीन नहीं आ रहा है, उनको अपना वास्तु जरूर ठीक कराना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट, जहां हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करते हैं, आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी परेशानी को समझने की और फिर उसे कम करने की भी कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में मेरे साथ जुड़ते हैं वो दो नाम जो आपके चहीते हैं, आपके फेवरेट हैं और वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट के लिए हर हफ्ते समय निकालते हैं। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैम, आजकल तो आप मैगजीन में छाई हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि एक मैगजीन, जी हाँ, प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स, और इस फोर्ब्स मैगजीन में छपा है इन दो चेहरों का वो अस्तित्व जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके टाइटल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैगजीन कितनी खास है और कितने खास लोगों को जगह देती है। लीडर्स ऑफ टुमारो, फुटप्रिंट्स ऑफ सक्सेस। सर, एक तरफ 45 साल, एक तरफ मैम के 30 साल, इतने सालों की तपस्या, फोर्ब्स में सम्मान। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर्स? सर, हम बहुत बड़ी बात समझते हैं कि किसी ने कदर की हमारे इतने पीरियड की और हमें इस सम्मान से नवाजा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने हमें ये सब करने का अवसर दिया। उन्होंने हमें अपने यहाँ आने का अवसर दिया, अपने लिए काम करने का अवसर दिया, और यही हमारी रिसर्च है। तो मैं समझता हूँ उनका और फोर्ब्स का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये सम्मान दिया और इस काबिल समझा। लेकिन सर, इसका टाइटल जब मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है लीडर्स ऑफ टुमारो जी और फुटप्रिंट्स ऑफ सक्सेस। जी हिंदी रूपांतरण है सर, सफलता के पदचिन्ह। जी जी। तो इन पदचिन्हों पे जब आप चले सर, जहाँ सफलता मिली, कितनी दुश्वारियां थी, आसान तो नहीं रहा होगा?
सर मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी यहाँ तक पहुँचूंगा। आज से अगर 45 साल 50 साल पहले की बात करूँ तो जस्ट नॉलेज के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया, और जब ये सफ़र मैंने स्टार्ट किया तो और ख्वाहिशें बढ़ती चली गई कि और जानूँ इसके अंदर क्या है, और गहराती चली गई चीज़ें, और मैं घुसता चला गया। और मैं आज तक आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि मुझे आज ऐसी मैगजीन ने अपने यहाँ जगह दी। ठीक है, लेकिन मैम दूसरी तस्वीर आपकी भी है, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, द ग्रेट डॉक्टर रश्मि गुप्ता। मैम इस तरह की मैगजीन में जिसकी अपनी एक वक़्त है, एक हैसियत है, 30 साल की मेहनत इसके पीछे आपकी है, फर्स्ट रिएक्शन आपका भी? I would say it is a very proud moment for me and of course for sir. और हमारी पूरी टीम की बहुत हार्ड वर्क है जो आज हमें ये अचीवमेंट मिला है। हाँ, बहुत स्ट्रगल और बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी भी रही, क्योंकि एक होता है लिटरेचर, एक होता है प्रैक्टिस। जब हमने लिटरेचर पढ़ा, जब हमने स्टडी मटेरियल पढ़ा और हमने जो प्रैक्टिस करा वो बहुत डिफरेंट था। तो समहाउ मैंने तो गुरु अपने सर को ही मान लिया था, और इनसे जो मुझे शिक्षा मिली मैं तो इनके फुटप्रिंट ही फॉलो करती रही हूँ। तो वो वास्तु आज मैं ये कह सकती हूँ इट्स अ यूनिक वे ऑफ स्टडिंग साइंस और एब्सोल्यूट साइंस है। इस जर्नी ने आज हमें बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स दिखाए हैं, और ये जो फोर्ब्स की तरफ से हमें रिस्पेक्ट मिली है इसके लिए फोर्ब्स को भी बहुत थैंक्स है, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। लेकिन 10 सेकंड में पूछूं इससे आगे क्या, तो फिर क्या होगा? आई थिंक अब तो बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। अब तो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का भी ऑफर आ रहा है कि दे ऑल नीड टू लर्न इट, कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस व्हाट वी आर टेलिंग देम। इट्स अ वेरी डिफरेंट, मतलब ये बहुत डिफरेंट तरीके की साइंस हम ओपन कर रहे हैं जो लोगों को समझ भी आ रही है। द बेस्ट पार्ट इज हमारे पास जितने क्लाइंट्स ही हैं जो आगे ये प्लेटफॉर्म हमारे खोल रहे हैं, तो जितने क्लाइंट्स इसको हमारे पास हमें कॉल करते हैं, उन्होंने ये सारे हमारे टिप्स पहले फॉलो किए हैं, फॉलो करते हैं, और उसके बाद उनको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो वो वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं। तो हमें इंटरनेशनली बहुत सी कंट्रीज से ये कॉल आ रही हैं कि इस साइंस को आप आगे प्रचार करें। ठीक है मैम, तो आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भी सफलता के मार्ग यूं ही प्रशस्त हों। सर आसान नहीं है इस मुकाम तक पहुंचना। हम जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं, किसी ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं, एक और जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधों पे आ जाता है। हमारी और जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि हम भविष्य में लोगों को और इसके लिए उजागर करें। तो मैं समझता हूँ आज इसकी वजह से एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है कि हम लोगों को सही रास्ते पे लेके जाएं। ठीक है सर, तो जिम्मेदारी निभाते हैं, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैम आपसे करते हैं। मैम, कई लोगों ने कहा कि भाई घर की बातें तो आप बताते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन की बात भी आप बताते हैं, लेकिन घर की कंस्ट्रक्शन के वक्त असल में कुछ मजदूर भी हमारे घरों में रहते हैं जो हमारे घर को बना रहे होते हैं। क्या अस्थायी तौर पे ही सही उन मजदूरों के घर की स्थिति भी हमको घर बनाते वक्त देखनी होगी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं? अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो ट्रेडिशनली भी हमारे यहाँ एक जिस समय वास्तुशास्त्र लिखा गया था, अगर हम पर्टिकुलरली वरा मिहिर जी की संहिता पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रही होती है वो उसने पेड़ भी काटने हैं, उसने वो पत्थर भी तोड़ने हैं। तब तो पत्थरों के घर बनते थे ना, पेड़ ज़्यादा कटते थे, तो वो वहाँ रह के उनकी पूजा करते थे। ओके। और बाकायदा उन हिल्स की पूजा की जाती थी कि हे प्रभु, हम आपके यहाँ से आपको काट रहे हैं। पेड़ों को प्रभु मानते थे, पेड़ों की और उन पत्थरों की पूजा करते कि हम आपको आपके घर से आपका घर छीन रहे हैं और हम अपना घर यहाँ बनाने जाएंगे, तो आपको दुख दे रहे हैं, तो हमें क्षमा कीजिएगा आप। और वो उनको बताया जाता था कि हम किस कार्य के लिए आपका प्रयोग करेंगे। तो अगर हम ये देखें तो हम भी तो ये कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ जितनी लेबर, हम जो स्टाफ रखते हैं उसको हम अपने घर के अंदर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में ही उनकी प्लेसमेंट करें, ताकि वो भी
सुखद अनुभव करें, क्योंकि वो भी एक वो कार्य करने जा रहे हैं कि वो उस लैंड के ऊपर आपका घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो उन पेड़ों को काटेंगे, नेचर की उन चीज़ों को उस जगह से हटा के हमारे घर में लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो नेचर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उनको अगर आप नॉर्थ से ईस्ट के बीच में प्लेस करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे, वो चीज़ें जो वो क्रिएट करेंगे वो भी आपकी सुखद होंगी। ठीक है, लेकिन सर किसी भी घर को बनाते वक्त, उसकी नींव को खोदते वक्त, अगर उसके खुदाई के दौरान कुछ ऐसे धातु मिल जाए जो अनमोल हो, तो नींव की खुदाई के वक्त धातु का मिलना वास्तु के हिसाब से क्या संकेत है? बहुत शुभ संकेत है जी। जब हम कहते हैं कि हम जब नींव खोद रहे हैं या खुदाई या खनन कार्य चल रहा है, उस टाइम पे अगर हड्डी मिल जाती है, कोई जानवर की हड्डी मिल जाती है, कुछ मिल जाता है, तो अशुभ माना जाता है। और जब इस तरीके की कोई धातु मिल जाए, कोई गोल्ड मिल जाए, सोना मिल जाए, ज्वेलरी मिल जाए, या कोई नग मिल जाए, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो इसे शुभ माना जाता है। और मैं समझता हूँ अगर कोई इस तरीके की धातु मिलती है तो उसको ज़मीन में ही दोबारा से प्लेस कर देना चाहिए, बनिस्बत इसके कि उसको हम उठा के ऊपर अलग से कहीं यूज़ करें। वहाँ जब हमारे घर के नीचे जब हम क्या करते हैं, जब नींव हम रखते हैं, नींव की पूजा करते हैं, वहाँ पे कुछ सामान हम रखते हैं जिसके अंदर कुछ चांदी का, कुछ गोल्ड का, कुछ और तरीके की ऐसी धातुएं हम रखते हैं, तो उस धातु को भी वहीं दबा दो ना, एक अच्छी सुखद स्थिति को आप प्राप्त करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर निकलती हैं तो बहुत शुभ बात है। और ऐसी भूमि के ऊपर अगर आपका घर बन रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। तो सर जिनकी नींव खोदते समय धातु मिल गई वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन हम वो भाग्य प्राप्त करने के लिए क्या कुछ खास तरह की धातुओं को दबा सकते हैं? यस, दबाइए ना। आज हम क्या करते हैं, शास्त्रों में बताया गया कि सांप सांपनी का जोड़ा, एक सांप गोल्ड का होना चाहिए और सिल्वर के नागिन होने चाहिए, उनका जोड़ा आप नीचे दबाएं, एक लुटिया कॉपर की लें वो दबाएं, और इस तरीके से उसमें ये जो हमारे 5 नग होते हैं उनको वहाँ दबाया जाए। तो इस तरीके पर वो उसकी मात्रा कितनी होती है, बड़ी छोटी, थोड़ी सी मात्रा होती है, ग्राम्स में होती है। तो आप दबाइए ना, जितनी आपकी कैपेसिटी आप रखिए। शिलान्यास में आ जाता है ना, तो जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसने उतना नीचे दबाइए। और दबाना आपको, आप पूजन जहाँ मर्जी करें, क्योंकि पूजन जब हम करते हैं, इसके पूजन करते हैं और नींव खनन करते हैं तो उसके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। पर जब आपको ये दबाने की बात आती है कि हमने इसमें धातु हमने दबानी है, प्लेस करनी है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट में दबाएं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसका प्लेसमेंट करें, जिससे कि सारी जितनी अर्थ की ऊर्जा आती है वो उसमें से मिलके आपको मिले। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप देखेंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ गोल्ड की खाने हैं, जहाँ पे और धातुएं हैं, वहाँ फूल बड़े सुंदर सुंदर, अजीब अजीब पक्षी, बड़े सुंदर सुंदर पक्षी। आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, आप और ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ इस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप के पक्षी मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके भूमि के नीचे, आपके घर के नीचे कोई धातुओं का भंडार है, तो आप भी वैसे ही फले फूलेंगे, वैसे सुंदर रहेंगे, वैसे ही जीवन आपका होगा। तो हम अगर इस मान्यता को मानते हैं तो हमें वहीं दबाना चाहिए और वहीं रखना चाहिए, और जो धातु दबानी है वो दबानी चाहिए। अभ्रक या सिल्वर या एल्युमिनियम, इन सबको छोड़ दिया जाए, बाकी सारी धातु आप दबा सकते हैं। नीचे आप कॉपर दबा सकते हैं, गोल्ड दबा सकते हैं, और एक धातु और होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तांबा नहीं, अच्छा, तांबा तो कॉपर हो गया ना, हाँ, और गोल्ड की क्वालिटी है तो वो दबा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको ऐसी धातु रखने से आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन मैम वास्तु का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, वृहद है। क्या ये सिर्फ एक कम्युनिटी या एक धर्म तक ही लागू होता है? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वास्तु की बात सिर्फ हिंदू धर्म में ही की जाती है क्या, या इसके अनुयायी दूसरे लोग भी हैं, इसके फॉलोअर्स दूसरे लोग भी हैं? मैं इसमें आपको थोड़ी सी साइंटिफिक बात, मैडम मैं 1 मिनट लूँगा। देखिए यहाँ पे ना हम धर्म को इससे नहीं जोड़ सकते। हम इसको, जब आप हिंदू या किसी और समाज की बात करते हैं, वो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, कोई और धर्म नहीं है। हमें इनके बीच में एक लकीर मारनी पड़ेगी, एक लाइन डालनी पड़ेगी, धर्म और मजहब। जो धर्म है वो सनातन है। मुस्लिम कह लेना अपने आप को कितना ही, मैं नहीं मानता, वो मानता है।
आज इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव है उसको इस सनातन पद्धति को फॉलो करना ही पड़ेगा। वो चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, वो कोई भी है। और इसका सिद्धांत है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जिस आप धर्म की बात करते हैं उसके अंदर तो ये सब कुछ और हर आदमी मानता है, मानना पड़ेगा उसे। डॉक्टर का धर्म है मरीज को ठीक करना, उसका धर्म है, मजहब नहीं है। मजहब किसी भी मजहब का हो सकता है, वो हिंदू मजहब का भी हो सकता है, वो पारसी भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो मजहब किसी का भी हो सकता है। तो जब हम हिंदू की बात करते हैं और हम धर्म की बात करते हैं तो ये धर्म नहीं है, ये मजहब है हमारे। और जो सनातन जिसे कहते हैं, जिसे सब माने और जिसका कोई अंत ना हो, ये वो शास्त्र है, वास्तु शास्त्र। तो यहां पे हमें जितनी चीजें हम मानते हैं ये सब मानते हैं। कहता रहे अपने आप को कोई कितना ही कि जी मैं मुस्लिम हूं, मैं नहीं मानता, और मैं, अरे सूर्य को कौन मना कर देगा कि मैं नहीं मानता? मत मान भाई, तू मत मानना। तो इसलिए जो धर्म है वो डिफरेंट चीज है और जो मजहब है वो डिफरेंट चीज है। तो हाँ, यहाँ हम ये शब्द हमें जो है ना जी कि हिंदू मानते हैं और वो नहीं मानते, वो अलग है जी। अब बोलिए। ठीक है मैम, प्लीज आप ऐड करिए, क्या कह रहे थे? देखिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा साइंटिफिक बताना चाहूँगी। एक हमारे ब्रह्मांड में एक प्रक्रिया होती है, सूर्य और चंद्रमा एक ही क्षेत्र में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं अमावस्या। उसके बाद क्या होता है, वेरी नेक्स्ट डे प्रतिपदा से चंद्रमा, ये अमावस्या जो होती है, चंद्रमा इस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, न्यू मून इसे हम कहते हैं। इसके वेरी नेक्स्ट डे पड़ती है प्रतिपदा। प्रतिपदा से चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये ब्रह्मांड में क्रिया हो रही है। वेरी 21 ऑफ मार्च, ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पे पड़ती हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं एंड इक्वेटर पे। इसके बाद से ये नॉर्थ की तरफ जानी शुरू कर देती हैं और इसकी रोशनी भी टेढ़ी होने लग जाती है। अब आप ये देखिए, आप किसी भी रिलीजन के हैं, मैं आपको इस पे रिलीजन की बात करती हूँ। हिंदुओं में इस दिन चंद्रमा के हिसाब से नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं प्रतिपदा पे, और मुस्लिम्स में इस दिन इनका ईद का चांद, इनके जो रोज़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसको ये कहते हैं ईद का चांद। ये इसे बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो सबके लिए तो वो ब्रह्मांड का चंद्रमा वही है ना। हर चीज़ यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वास्तु शास्त्र में हमारे यहाँ जब भी शास्त्र लिखा गया है, हमारे यहाँ हमेशा नक्षत्रों को फॉलो किया गया है। नक्षत्र मतलब हमारे यहाँ चंद्रमा पर डे इन नक्षत्रों में चलता है। एक महीने में वो 27 से 28 नक्षत्र, पहले 28 हुआ करते थे जिसको हम वास्तु शास्त्र फॉलो करते हैं, वो 28 नक्षत्र क्रॉस कर लेता है। वास्तु शास्त्र उस पर आधारित है, उसमें विज्ञान है। तो विज्ञान को लेकर हमारे धर्म बने हैं, धर्म को लेकर विज्ञान नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की प्रक्रिया है जिसे सबको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। वो आप कहें कि वो आप इस रिलीजन में मैनिपुलेट कर लें, आप इस रिलीजन में मैनिपुलेट, ब्रह्मांड सबके लिए बराबर है। चंद्रमा ने अगर सूर्य के साथ ही एक दिन ऐसा होता है जब वो इकट्ठा होता है और इसे अमावस कहते हैं, वो पूरे अर्थ के लिए उसको न्यू मून या अमावस्या ही कहते हैं। ठीक है। तो सर, हम प्लॉट और घर की दिशा की बात करते हैं। तो खराब अगर प्लॉट है या खराब अगर घर है तो उसकी दिशा किस पे ज्यादा असर डालेगी, वहां रहने वाले पुरुष पे या फिर महिला पर? दोनों में समान, दोनों पे बराबर असर डालेगी। ऐसा कुछ नहीं, वहां अगर पशु पक्षी कोई जीव कोई भी रहेगा, सब पे समान रूप से असर पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक के ऊपर असर डाल रही है दूसरे पर असर डाल रही है, उसको लेना देना नहीं है, उसके लिए जीव है, उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है। लेकिन मैम, घर के कमरों का, उसकी खिड़कियों का, उसका आकार, उसका माप, क्या इसका कोई खास मैकेनिज्म है वास्तु में कि परफेक्ट साइज होता है खिड़की या दरवाजे का? देखिए, ये तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री मेन आधार रहा है आर्किटेक्चर का, एंड वास्तु शास्त्र इज नथिंग बट आर्किटेक्चर फॉर्म।
तो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होती थी हमेशा से स्क्वायर और रेक्टेंगल के हिसाब से होती है, और ये बड़ी फिक्स्ड है। ये आपके घर के आप किसी मेसन को भी हायर करते हैं ना, उसको भी पता होता है कि किस नॉर्म से हमने घर की खिड़की और दरवाजे बनाने हैं। लेकिन अगर हम महलों की बात करें तो महलों में हमेशा से दरवाजे बहुत विशाल बनाए गए हैं, और जो मुख्य द्वार होता था, जो किले का द्वार होता था, वो और भी ज़्यादा विशाल होता था। पर उसका कहीं ना कहीं रीज़न थोड़ा सा वो हाथी और घोड़े भी होते थे। तो उसके अंदर आप कहीं पे भी उसको वास्तु से नहीं आप जोड़ सकते। अगर हम वास्तु शास्त्र की बात करते हैं, अगर हम आय की बात करते हैं, इसमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है आय। आय हमारे जो कमरे हैं वो किस नाप के होने चाहिए, उसमें हम लेंथ इंटू ब्रेथ, एक फॉर्मूला लगता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और डिवाइडेड बाय 8, एक इस तरीके का फॉर्मूला लगता है। उसके बाद हम 8 आय निकाल लेते हैं। उसमें से जो इवन आय होती हैं, अगर उस मल्टीप्लिकेशन पे आपका कमरा पड़ रहा है या आपके घर का वो एरिया पड़ रहा है, वो बहुत ऑस्पिशियस घर बन जाता है। बहुत आपको उस अगर वो आप सपोज वो कमरा उस एरिया में आपने अपने बेटे को दे दिया या बेटी को दे दिया, वो बच्चा बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लेगा। लेकिन ये सब थोड़ा सा आपको एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके ही समझना पड़ता है। तो आप इतना ना फॉलो करें, थोड़ा सा यही फॉलो करें कि आपके बच्चे किस जोन में हैं और आप किस जोन में हैं, क्योंकि अगर आप एरिया पे जाते हैं तो ये तो बिल्कुल आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाती है, फिर आपको वास्तु कंसल्टेंट हायर करके ही अपने घर को पूरा बनवाना पड़ता है। ओके। लेकिन सर, मैं सोशल मीडिया पे एक साहब की रील दिख रहा था, उन्होंने कहा कि घर के चारों कोने बंद होने चाहिए वास्तु के लिहाज से, तो परफेक्ट कंडीशन होती है। ऐसा है क्या? बड़ी अजीब सी स्थिति आपने बोल दी कि चारों कोने बंद होने चाहिए। आज हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? मैंने आपको कई बार बोला कि यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। वो किस डायरेक्शन की बात कर रहे थे? अगर डायगोनल है तो, और अगर नॉर्मल है तो, ये मैटर करता है ना जी, कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं डायगोनल की तो नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट बंद नहीं होना चाहिए। और अगर वो बात कर रहे हैं नॉर्मल की तो उसके अंदर नॉर्थ बंद नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट बंद नहीं होना चाहिए। तो खैर ये तो एक मिथ है कि जी चारों कोने बंद होने चाहिए। आप अगर पुराने मंदिरों में, पुराने बिल्डिंगों में आप देखेंगे तो चारों तरफ से खुले होते थे। आप जाइए किसी मंदिर में, एक तो बाउंड्री वॉल काफ़ी टाइम बाद बननी शुरू हुई, उससे पहले मंदिर बिना बाउंड्री वॉल के बना करते थे। ये नॉर्म्स थे मंदिरों के। अच्छा। तो उसके बाद जब आप देखेंगे वहाँ पे तो मंदिरों में पिलर बना के चारों साइड से खुला छोड़ देंगे, दरवाजे भी नहीं हुआ करते थे, और एक दरवाजा वो मेन जो गर्भगृह होता था वहाँ दरवाजा लगाया जाता था, कोई छोटा, ताकि झुक के आप जाए अंदर। तो इसलिए ये तो मैं समझूंगा मूर्खों वाली बात है कि चारों कोने बंद होने चाहिए। कौन से कोने की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बात मैटर करती है। उसके बाद कोई कोना बंद नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऐसी है, साउथ साउथ वेस्ट, ओके, जो बंद हो सकती है, अदरवाइज सारा ओपन होना चाहिए। और इसको बनाने का अलग अलग ढंग होता है कि आप किस तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैम कई सारे घर प्लॉट एल शेप के होते हैं, थोड़े अनियमित आकार के होते हैं, यानी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो ये जो अनियमित आकार के प्लॉट होते हैं, आप इन्हें ठीक मानती हैं वास्तु के हिसाब से? नहीं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वास्तु के नॉर्म्स देखे जाते हैं। अच्छा। एक केवल और केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल, आयताकार और चलो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, ये दो शेप्स ऐसी मानी गई हैं या होती भी हैं जो परफेक्ट होती हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो जितने मेन डायरेक्शन हैं और जितनी सब डायरेक्शंस हैं वो प्रॉपर हमारी 0 से 90 डिग्री टू 180 टू 270 अलाइंड है। जरा सा से ये टेढ़ी मेढ़ी हुई, जैसे आपका एक कोना एक्यूट एंगल आपका खिंच गया, अच्छा, या एक कोना ऑब्ट्यूस एंगल आपका खिंच गया, ओके, वो कहीं ना कहीं अगर वो सदर्न साइड पे खिंचा हुआ है, वो आपकी हालत बुरी कर देगा। वो इतना डेंजरस हो जाएगा अगर आप उस पर अपना घर बना के रहने लगते हैं। हाँ, अगर सपोज वही प्लॉट आपका नॉर्दर्न साइड पे खिंचा हुआ है, रोड साइड पे, और आपने उस पे अपना घर बना लिया, वो आपकी लॉटरी निकाल देगा। सो ये फिक्स्ड कहना कि वो जो जिसको हम कहते हैं ना शेपलेस प्लॉट्स,
वो आपकी शुभ है कि नहीं है, वो टोटली इस पे डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी डायरेक्शन किस साइड पे बढ़ी हुई है और कौन सी डायरेक्शन किस साइड पे कम है। शुभ भी हो सकता है। शुभ भी हो सकता है। अच्छा, हर एल शेप खराब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, ठीक है। लेकिन सर घर के अंदर हम देखते हैं ना, कई दरवाजे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो लोग कहते हैं कि भाई दरवाजों की संख्या सम होनी चाहिए, यानी इवन होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि सर संख्या 2, 4, 6, 8 हो घर के दरवाजों की? क्या इसका कोई मैकेनिज्म वास्तु में? सर बड़ी सारी चीजें ना बदल गई हैं, अच्छा शास्त्रों में लिखा तो गया है। अच्छा, ये बात लिखी गई है। हाँ, पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आप बनाई हॉल रहे हैं। हम्म आज आप स्टूडियो अपार्टमेंट में चले जाइए ना सर, आप स्टूडियो अपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक किचन की स्लैब और एक साइड बाथरूम, उसका एक डोर हो गया और एक मेन डोर, हम्म ये उसके अंदर पोजीशन होती है। हम्म तो ये चीज़ें अब ना मतलब नगण्य हो गई हैं, बेमानी सी हो गई हैं कि इतने दरवाजे हों उतने दरवाजे हों, क्योंकि जब आपका जोन ही गलत है, लोग इन चीज़ों पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको जो बेसिक है वही नहीं मालूम। अगर आपकी जोनिंग ठीक है, आप जो मर्जी उल्टे पुल्टा काम कर लीजिए, आप फिट है। ओके। अगर आपकी जोनिंग ही गलत है, मैंने जैसे बताया, हम अक्सर बताते हैं कि लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर के अंदर जो डोर्स की हम वैल्यू निकालते हैं, जो डोर्स की कीमत निकालते हैं, वो डिफरेंट है। अगर मान लीजिए आपके डोर्स जो हैं अनइवन भी हैं, ऑड भी हैं, तो भी कहीं हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। ओके। हमने शुरू में बड़ा इसको काउंट करके देखा कि हाँ इतने डोर हैं उतने डोर हैं। अच्छा। तो पर हमें कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं, क्योंकि लोग बड़ी तरक्की कर रहे थे। तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि डोर की काउंटिंग जो है कहीं मैटर करती है। तो आप इन चीज़ों से, ये बात की बातें हैं ना जी। अगर आपका बेसिक खराब है, आप बेसमेंट वाले में बना लीजिए ना, जो करना है कर लीजिए, जाइए, हम देखें कैसे आप सरवाइव कर जाएंगे। तो इसलिए सर ये सब बातें जो हैं अब ये कोई मायने नहीं रखती, अब बहुत चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। तो इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि आपका इवन काउंटिंग है और ऑड काउंटिंग है। ठीक है। हालांकि सवाल तो मुझे मैम से पूछना चाहिए था, लेकिन फिर अगला सवाल भी आप ही से पूछ रहा हूँ सर जी, क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है। सर क्या हवन, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, इससे वास्तु दुरुस्त हो सकता है? वास्तु दुरुस्त नहीं हो सकता, आपका वातावरण दुरुस्त हो सकता है। अगर आप चाहें कि मेरा वास्तु खराब है और मैं मंत्र जाप कर लूं और मैं हवन कर लूं और मैं तंत्र मंत्र कर लूं, कुछ नहीं होगा। अच्छा। अगर वास्तु ठीक है तो इन चीज़ों का असर नहीं होगा, आपका सारी चीज़ें आपकी अपने आप फिट हो जाएंगी। आप कर लीजिए ना। मैं उन लोगों से कि जी हमें तो बड़े वो क्या बोलते हैं, कुंडली, कि जी कुंडली जागृत हो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं तो मेरा ये मानना है कि आप एक अच्छा कर लीजिए, कुंडली अपने आप जागृत हो जाएगी, आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, तो वो क्लेम करते थे कि जी मेरी कुंडली जागृत हो गई। अच्छा। चलिए जी ठीक है, जागृत हो गई, खैर हम तो ध्यान नहीं देते, पर बड़ी चर्चा थी लोगों की कि जी उनकी कुंडली जागृत हो गई। एक दिन उनके यहाँ बाहर पुलिस नजर आई, तो हमने भी वो हुई कि क्यूरियोसिटी हुई कि देखें भाई क्यों पुलिस आई हुई है। तो पता चला कि रात को उसने अपनी मेड के साथ वो सो गया और उसके साथ उसने कोई गलत काम कर दिया। इस चक्कर में उस मेड ने शिकायत कर दी और पुलिस उनके घर आ गई। कुंडली जाग गई, तो उनकी ऐसे कुंडली जागृत हो गई। तो ये जो ढोंग है ना जी कि कुंडली जागृत, फलाना जागृत, आप रहिए ना सर अच्छे वास्तु के अंदर, कोई जरूरत नहीं कुंडली पुंडली जागृत करने की, आपकी सारी चीजें जागृत हो जाएंगी। ये जन्म, अगला जन्म और पिछले जन्म के दोष, मेरी गारंटी है सर सब दूर। आपके तीनों जन्म, अगला भी, पिछला भी और ये भी, सारे फिट। अब अपना वास्तु सुधार लीजिए। कोई विधा, आपका एस्ट्रोलॉजी, आपकी नमोलॉजी, ये वो कोई विधा ले आइए, जीरो है सर। तो इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपका वास्तु दुरुस्त हो, सब कुछ दुरुस्त है। ठीक है मैम, व्यूवर्स के सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे। किस तरह की दिशाएं और किस तरह का आकार
हमें पहली नजर में देखना चाहिए कोई भी प्लॉट या घर लेते समय? सबसे पहले तो उसके अंदर आठों जो दिशाएं होती हैं वो प्रॉपर हो। मतलब ये प्रॉपर इन द सेंस कि नॉर्थ 0 डिग्री पे मिल जाए तो वो तो उससे ज़्यादा बढ़िया कोई घर हो ही नहीं सकता। अच्छा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस प्लॉट के पीछे आप अगर सपोज पीछे कहीं या फ्रंट पे कहीं जो भी आपका नॉर्थ पड़ रहा है वहाँ ओपन हो, गार्डन हो, फुल गार्डन हो। सपोज वहाँ पे कोई अगर रिवर जा रही है तो वो और भी बढ़िया है। दूर दूर तक खुला ज़मीन से लेके आसमान वो दिखाई दे रहा हो। और उसका जो साउथ साइड है वहाँ पीछे प्रॉपर्टीज ज़रूर हो। ऐसा प्लॉट आप आंखें बंद करके ले लें। अगर ऐसा प्लॉट भी मिलता है आपका जो चारों तरफ से खुला है और आप ही अकेले जैसे हिल टॉप के ऊपर आपका घर बनने जा रहा है, वो भी बहुत बेशकीमती है। अच्छा। हमने ऐसा निजाम का महल, फरुखनुमा महल जो देखा था वो एग्जैक्टली यही था कि वो हिल टॉप पे था और चारों साइड ओपन था। वो लोन लेके उन्होंने वो घर खरीदा था, बैंक से लोन था, और विद इन फ्यू इयर्स उन्होंने ये मकाम पा लिया था दैट ही वाज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट बिलियनर। एंड उनको निजाम का खिताब भी मिला था, प्रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद। तो ऐसे घर लीजिए ना, ऐसा प्लॉट लेके अपना घर बनाइए। और हिंदुस्तान के पास इतना धन नहीं था कि उसकी रियासत को खरीद सके। उसकी अपनी रियासत थी। और अगर आज वो ये हैदराबाद हमारे ऐड ना होता इंडिया के अंदर तो वो एक अलग कंट्री होता। उसके पास अपनी सेना थी, उसके पास अपना सब कुछ था। शायद लाल बहादुर शास्त्री या किसने फिर उनको जंग की उनके साथ, उनको हारा और अपने साथ मिलाया। अदरवाइज आज हमारा एरोप्लेन डिफरेंट साइड से घूम के जा रहा होता। इसको कहते हैं पूर्ण पृष्ठभूमि। हमारे हमेशा एक चीज़ बहुत कीमती, आपको एक बात बताऊं कि हमारे कहा गया कि प्लॉट का जो सेंटर है ना वो उठा हुआ होना चाहिए। अच्छा। हम इसीलिए बेसमेंट के खिलाफ हैं। कभी भी सेंटर में गड्ढा नहीं होना चाहिए। आपका प्लॉट अगर उठा हुआ है उसी प्लॉट पे अपना घर बनाएं। ओके, ठीक है। व्यूवर्स का सवाल ले ठीक है मैम, पहला सवाल ही निशा यादव का है। निशा कह रही है कि मैं भुज में रहती हूँ, मेरा घर नेशनल हाईवे पर है। हॉल का जो दरवाजा है 108 डिग्री पूर्व दिशा में है। किचन दक्षिण पूर्व में है, एक टॉयलेट दक्षिण में है, एक कमरा उत्तर पश्चिम में, उसके साथ जुड़ा टॉयलेट दक्षिण पश्चिम में है। घर का जो उत्तर का भाग है वो 50 फीट खुला है। सीढ़ी उत्तर पूर्व से उत्तर की ओर है। बहुत परेशान हूं, क्या करूं? उत्तर तो खुला हुआ, ये बता रही हैं 50 फीट खुला हुआ है। हाँ। और सीढ़ी उत्तर पूर्व से उत्तर की ओर है। देखिए, एक तो सीढ़ी भी आपके यहाँ ड्रॉबैक क्रिएट कर देती है क्योंकि ये बहुत कीमती जोन होता है और आप जब यहाँ सीढ़ियाँ क्रिएट कर देते हो तो इसका मतलब आप किसी और काम के लिए इसे यूज़ ही नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके यहाँ एक धन स्थान बनना। और धन स्थान आप ठीक है, आज की डेट में हम पैसा घर पे नहीं रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हम घर पे नहीं रखते हैं, लेकिन धन स्थान क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप मे बी आप चलिए वहाँ पे आप एक बहुत बड़ा लॉकर या तिजोरी तो नहीं रखते, तो आप छोटा एक मटका रख दीजिए। आप वहाँ पे एक आर्टिफिशियल धन स्थान क्रिएट कर, अब आपने वहाँ पे बना दिए सीढ़ियाँ, तो अब क्या कह सकते हैं, अब सीढ़ियों के नीचे आप वो क्रिएट कर दीजिएगा, एक आर्टिफिशियल मटका बना के वहाँ छोड़ दीजिएगा और वहाँ आप कुछ धन डालिए, रेगुलर डालिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्योंकि नॉर्थ बुध की दिशा होती है और नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की दिशा होती है, तो मैं स्पेसिफिकली आपको नॉर्थ ईस्ट बता रही हूँ क्योंकि आपकी सीढ़ियाँ भी वहाँ बन गई ना, इतनी कीमती जगह खराब होगी। आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने पीला हल्दी की गांठ या पीला, आप इसमें पाउडर भी डाल सकती हैं हल्दी का, साथ में आप चांदी भी डालिए क्योंकि आप वहाँ पे फिर बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी का राजयोग बना देते हैं। ये बहुत कीमती है दोनों चीज़ें। आप एस्ट्रोलॉजिकली भी वहाँ पे एक जोन क्रिएट कर रहे हैं और आप वहाँ पे वास्तु भी क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रेगुलरली एवरीडे, और आप एवरीडे का मतलब होता है आप चंद्रमा के हर नक्षत्र को टच करते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। आपको फुल एनर्जी मिलती है, फुल पावर मिलती है इनकी,
और आपके यहाँ धन आने का रास्ता खुलता ही खुलता है। ठीक है सर, अगला सवाल है मंजू देवी का, और हिसार हरियाणा से ही मैसेज कर रही हैं। कह रही हैं कि हमारी एक पुश्तैनी जमीन गांव में है जो थर्मल प्लांट फैक्ट्री से चारों तरफ से घिरी हुई है। सिर्फ एंट्री का रास्ता नॉर्थ ईस्ट में है। हम उसे बेचना चाहते हैं लेकिन वो जमीन बिक नहीं रही। ये जमीन हमारे घर से नॉर्थ वेस्ट में है। एक तो उस ज़मीन की मिट्टी लाएं जी, और मिट्टी लेके अपने नॉर्थ में आप गमले के अंदर डाल के रखें। उसमें कोई भी एक पौधा लगा दें, कोई कड़वा या कांटेदार वृक्ष ना हो, कोई भी एक छोटा सा प्लांट लगा दें। और दूसरा, उस लैंड की मिट्टी को लेके और ईस्ट के अंदर भी एक सेम प्रोसेस करें। अगर ईस्ट में और नॉर्थ में दोनों जगह आप लगा देंगे तो उसके निकलने के चांसेस बन जाएंगे। वैसे तो वो नॉर्थ वेस्ट में अगर बता रहे हैं तो काफ़ी पेनफुल रही है आपकी, उसको काफ़ी आप लोगों को उसके वजह से पेन उठाने पड़े होंगे। तो आप उसको नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह प्लेस कीजिए तो निकल जाएगी। ठीक है मैम, एक सवाल है सुमनजीत कौर का पंजाब से। कह रहे हैं कि मैं आपके सभी पॉडकास्ट देखती हूँ और आपकी बातों से काफ़ी इंस्पायर भी हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 24/4/2012 है। मैंने कई बार अपना सवाल पूछा लेकिन आपने शामिल नहीं किया, लेकिन आज भी उन्होंने शामिल तो कर लिया हमें, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटे के लिए पूछना क्या चाहती हैं। इस डेट ऑफ बर्थ से आप कुछ बता पाएंगी, तसल्ली हो जाए इनको। ये बच्चा तो वैसे अपने आप में बहुत भाग्यशाली बच्चा है आपका, और जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर वास्तु से थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करूँ तो इनका घर मुझे नॉर्थ फेसिंग दिखाई दे रहा है, और नॉर्थ फेसिंग घर है, और ये बच्चा आपका बहुत भाग्यशाली है। ये बच्चा पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा जाएगा। आप इसको नॉर्थ से ईस्ट के बीच में प्लेस कर दीजिए। इस बच्चे से आपके घर में कई प्रॉपर्टियां बनेंगी, और कोई बड़ी बात नहीं कि ये बच्चा कोई गोल्ड मेडल भी ले जाए। केवल और केवल आपने ये करना है कि इस बच्चे का कमरा आप नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ज़रूर बना दीजिए। अगर आपके यहाँ वहाँ जगह भी नहीं है तो इसको वहाँ पे अगर कोई छोटा स्टोर रूम भी है वहाँ इसको वहाँ चादर बिछा के लेटा दीजिए। आप उसका चमत्कार देखिएगा। तो किसी भी बच्चे को नॉर्थ से ईस्ट की साइड सुला दे तो वो चमत्कार कर देगा? करेगा तो सही, पर मैंने इनका थोड़ा सा वास्तु लगाया है। अच्छा, ठीक और जो मैंने इनका नॉर्थ फेसिंग घर बताया, तो ये फीडबैक दें, इनका मुझे नॉर्थ फेसिंग घर दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, रेनू शर्मा का मैसेज है। ये कह रही है कि मैं एक किराए के पश्चिम मुखी घर में रहती हूँ। एक कमरा और बालकनी पश्चिम में है। नॉर्थ ईस्ट में एक कमरा है और बाथरूम है। किचन साउथ ईस्ट में है और साउथ की ओर मुंह करके खाना मुझे बनाना पड़ता है। कृपया बताएं क्या ये सही है? मुझे पैसे, स्वास्थ्य, रिश्ते, हर तरफ से समस्या है। मैं अपना घर कब ले पाऊंगी? बड़ी टफ लाइफ है जी। हर काम डिले डिले डिले, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको हर काम के लिए। तो आप देखें, अगर कहीं साउथ में आपके पास जगह है तो अपने हस्बैंड को वहाँ सुलाइए, तो चीज़ें दुरुस्त होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी, और जल्दी ही आप अपना घर बना लेंगे। तो आप इतना ही कीजिए। ठीक है मैम, शुभम का सवाल है। शुभम कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो साउथ फेसिंग है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। एक ही कमरा है जहां मैं और मेरी माँ सोते हैं। कृपया बताइए ये स्थिति मेरे घर की कैसी है? देखिए, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट तो बहुत ही बढ़िया होगा, अच्छे से सजा धजा होगा, लेकिन जो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बता रहे हैं ना, वो काफ़ी डैमेज्ड होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप वो साउथ वेस्ट वाला टॉयलेट तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नॉर्थ ईस्ट वाला यूज़ करें। और आप और आपकी मम्मी अकेले इस घर में रहती हैं, एक ही कमरा है उसमें सोते हैं। हाँ, एक ही कमरे में सोते हैं ना, तो इसमें थोड़ा कोशिश ये करें कि मम्मी आपकी सदर्न साइड पे सो जाएं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अपने घर को ना अपना नॉर्थ निकालने के बाद, देखिए आपने क्या करना है, नॉर्थ निकालने के लिए ना अपने कंपास को लीजिएगा। कभी भी फ़ोन से एक तो आप डायरेक्शन ना देखें, क्योंकि फ़ोन आपको मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ी इधर उधर हो जाती है, लेकिन जो चुंबक ये मैनुअल कंपास होता है ना, दिस इज द बेस्ट वे टू सी द डायरेक्शंस। आपने इसको अपने कमरे के बिल्कुल सेंटर में रख देना, तो ये जो लाल सुई जिस तरफ जा रही है दैट इज योर नॉर्थ। तो आपने क्या करना है, वो नॉर्थ निकालने का अपने घर को बिल्कुल जैसे हम इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर डिवाइड कर देता है ना, और नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड, तो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। आप अपने उत्तरी क्षेत्र पे सोएं और आपकी मम्मी दक्षिणी क्षेत्र पे सोएं। टॉयलेट्स मैंने आपको बता दिया, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। सर, एक सवाल है छत्तीसगढ़ से। कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ।
मेरा घर जमीन के वायव्य से नैऋत्य तक बना हुआ है। वायव्य में 20 फीट और नैऋत्य में 10 फीट खाली जगह है। क्या मैं नैऋत्य से दक्षिण तक चारदीवारी के ऊपर निर्माण कर सकता हूं? अग्निकोण में गाय का कमरा है, क्या ये सही है? कृपया गाइड करिए। ठीक है जी, कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये इनका सारा नैऋत्य में बना हुआ है और वो साउथ ईस्ट में इनके जानवर हैं, तो कोई परेशानी नहीं। वो अल्टीमेटली इनसे ईस्ट में आ गए। अच्छा, हाँ तो कोई बदलाव करने की जरूरत हाँ, नहीं नहीं सर? कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। और कह रहे हैं अगर हम दक्षिण से नैऋत्य तक कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो यस, कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ। मैम, अगला सवाल है लेखराज का। ये कह रहे हैं कि मेरा घर साउथ ईस्ट फेसिंग है, 3 कमरे साउथ साउथ वेस्ट में है और 1 कमरा ईस्ट में है। मुझ पर कर्जा बहुत हो गया है, गाइड करिए प्लीज। देखिए, कर्जे का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल टाइट थे, आपने पैसा उठाया, तो इसका मतलब आपके घर में जो धन स्थान है वो आपने गड़बड़ कर रखा है। तो हम हमेशा बताते हैं कि आपके घर में आपने सपोज धन स्थान नहीं बना रखा है। लोग क्या करते हैं, अभी इन्होंने अपने कमरे बताए हैं साउथ में। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि अपने कमरे में आए, कमरे में जो अलमारियां बनी हुई हैं उसी में अपने कागज रखे, अपना पर्स भी रख दिया, अपना सारा सामान अपने बेडरूम में रख लेते हैं। ये बहुत आप गलत करते हैं, क्योंकि आपका जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जी, आपकी वर्क से रिलेटेड चीज़ें, वो सब आपके घर के ईस्टर्न साइड या नॉर्दर्न साइड पे ही होनी चाहिए। आप उसे अपने बेडरूम में बिल्कुल भी ना लाएं। सपोज आपको इमरजेंसी में भी आप 2-3 फैमिलीज रहती हैं, बात तब अलग आ जाती है। पर अभी आपने हमें ये नहीं बताया कि आपके यहाँ कितनी फैमिलीज रहती है। सपोज आप एक न्यूक्लियर फैमिली हैं और आपके यहाँ कमरे साउथ में बने हुए, तो आप फॉर श्योरिटी वो सारे कागज़ अपने साउथ वाले कमरे में लेके आ जाते हैं और वहीं पे कहीं पे प्लेस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपने अपने नॉर्थ से ईस्ट के जोन में, उस क्षेत्र में 0 डिग्री से 90 डिग्री का वो अच्छा खासा बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपने एल्यूमिना क्रिएट करनी है या उसमें आपने लॉकर क्रिएट करना है। आपने वहीं पे अपना धन, अपने प्रॉपर्टी के कागज़, अपने लोन के कागज़, जितने भी आपके कागज़ हैं, लेना देना जितना है, वो सब आपने वहीं रखना है। ओके। आप कह रहे हैं अभी आप परेशान हैं, आपके ऊपर लोन बहुत चढ़ गया है, आपका बैंक का लोन है या किसी कोई प्राइवेट लोन है, आप उसका नाम लिख के, जिसको भी आपने लोन वापस करना है, वो नाम लिख के भी आप वहीं रख दीजिए। और आप स्पेसिफिकली लिख दीजिए कि मैंने इस तारीख से इस तारीख तक ये लोन उठाया था, मेरा इस साल में ये लोन ख़त्म हो जाए, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। ये श्योरिटी से आपका काम सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेकिन मैम साउथ का ही कमरा है और साउथ में रखने के लिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन साउथ का भी तो अपना एक नॉर्थ होगा, क्या हम वहाँ रख सकते हैं? नहीं, जब हम यहाँ पे लोन पे आते हैं ना, अच्छा, तो हमें वो स्पेशल क्या होता है, एनर्जी तो नॉर्थ ईस्ट से ही आ रही है। एनर्जी तो आने का वही रास्ता है, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में ही एनर्जी आती है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ चलती है, और क्योंकि अर्थ हमारा 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इस कारण हमारा जो वो क्षेत्र है एनर्जी आने का, कॉस्मिक एनर्जी आने का और सूर्य की एनर्जी आने का, वो हमारा नॉर्थ से ईस्ट के बीच में से ही एनर्जी आने का क्षेत्र बन जाता है। ओके। तो हमें तो एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी कौन सी होती है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी हमें मैक्सिमम चाहिए ना हर काम बनाने के लिए, तो वो एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी पैसे में, और वो आपको मिलेगा। आपका ऐसा नहीं है कि खाली लोन उतरेगा। लोन कैसे उतरेगा, जब पैसा आएगा, जब इनकम आएगी, और पैसा आपके पास वहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आपके लोन ही नहीं, आपके पास तो और इतना आ जाएगा कि आप काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है। सर, एक सवाल है, ये है प्रतिका बंसल। ये कह रहे हैं कि मैं साउथ फेसिंग में रहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट बंद है, साउथ ईस्ट में वॉशरूम है, साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, नॉर्थ वेस्ट में किचन है और नॉर्थ वेस्ट में मंदिर और सीढ़ियाँ भी हैं, और ऊपर नॉर्थ में स्टोर है और पानी की टंकी है। शादी के बाद से मुझे वेस्ट वाले कमरे में पितृ दिखाई देते हैं, क्या है सर ये? सर ये तो मतलब समझिए कि सुसाइडल हाउस है। धीरे धीरे सब मैश होता चला जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं। इनके मंदिर के अंदर बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हूँ, तो इनका जो इन्होंने स्थिति बताई है बड़ी विपरीत स्थिति है। इनके नॉर्थ में ऊपर एक रूम बना हुआ है और साउथ में इनके सेप्टिक टैंक बना हुआ है, तो ये भयंकर स्थिति है।
और ऐसे घरों में क्या होता है, जब वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत भगवान 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 करते हैं और मंदिर, बड़े बड़े विशाल मंदिर बना लेते हैं घर में, और सब कुछ मैश होता चला जाता है। तो इसलिए अगर इनको थोड़ा सा बचना है तो जीने के ऊपर जो ममटी बनी हुई है और जो रूम बना हुआ है उसे हटा दें, या साउथ में एक रूम क्रिएट कर दें, और सेप्टिक टैंक किसी भी कीमत पे हटा दें। ओके। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि ऐसे सेप्टिक टैंक आ गए जिन्हें आप ऊपर रख सकते हैं। अब नीचे डालने की जरूरत नहीं, प्लास्टिक के हैं, ऊपर रखिए और वो ऊपर से ही काम कर लेते हैं। तो इसलिए अब कुछ करें बदलाव, अपने आप को बचाएं। ठीक है। मैम, ये कुमुद कंचन है, ये झारखंड से मैसेज कर रही हैं। कह रही हैं कि मैं जून 2016 से अपने घर में रह रही हूँ। मुझे अगस्त 2025 से स्पॉन्डिलाइटिस है और डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी कराने के लिए कहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरी दिक्कत दूर नहीं हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, स्पॉन्डिलाइसिस यूजुअली तब जागता है शरीर के अंदर जब आपकी सोने की पोजीशन घर में गलत होती है। हमेशा आप अपने सोने क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप अपने घर में बेड वैसा लगा दीजिए, क्योंकि एक वो फिक्स वास्तु हो जाता है। आपको हमेशा अपना बेड घर में साउथ की वॉल पे, साउथ से नॉर्थ की साइड, मतलब साउथ में हेड रेस्ट एंड नॉर्थ की तरफ फुट रेस्ट। अब इसमें ये आपने बिल्कुल नहीं ऐसा करना कि 180 डिग्री ही इससे लेके 0 डिग्री की तरफ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में कहीं पे भी अपने बेड को प्लेस कर सकते हैं। सपोज आपके पास जगह नहीं, आप नहीं प्लेस कर पाए, तो आप अपने बेड पे ऐसे सो जाएं। आपका सर साउथ की तरफ हो और आपके पैर नॉर्थ की तरफ हो। ये बहुत आपको रिलीफ देगा। आपने क्योंकि अपना 100% आपने स्लीपिंग पोजीशन उल्टा कर रखा है, तो आपके जीन्स में ये जो बीमारियां कैरी आप कर रहे होते हैं ना, खराब वास्तु में जाग जाती हैं। ओके, ठीक है। सर, ये सुधा शर्मा है, इनका सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने साउथ ईस्ट में रेलवे ट्रैक है और जहां हर 20 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है। एंट्री नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ में एक पब्लिक मंदिर है और नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियां और लिफ्ट हैं। कृपया बताइए ये स्थिति कैसी है? क्या बताएं सर, इससे भयानक स्थिति नहीं हो सकती जो उन्होंने बताई है। देखिए जी, आपको अगर बिल्कुल ही आप चाहते हैं लाइफ बदलना तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो स्थिति बड़ी ख़राब है। आपके यहाँ कोई मानसिक रोगी हो सकता है, और वैसे भी जो आपके रेलवे लाइन है ये तो आपको जीने नहीं दे रही होगी, तो इसलिए इसको छोड़ना बेहतर है। और स्थिति आपने बताई नहीं है कि क्या है, कैसे है, तो जितना आपने बताया उसके हिसाब से घर ठीक नहीं है। सर, हर 20 मिनट में एक ट्रेन का गुजरना, क्या ये वास्तु खराब है? वास्तु खराब कर देती है ना। अच्छा। हमारे जब वास्तु की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक तो सॉलिड होता है, अर्थ होती है, अर्थ पार्टिकल हो गए, वायु हो गई, और आपके आकाश हो गया, अग्नि हो गई, और जल हो गया। ये 5 तत्व होते हैं। अब 5 तत्व, जो वायु तत्व है वो डिस्टर्ब होता है बार बार किसी ऐसी साउंड से जिसका प्रवाह आपको आके दूषित कर रहा है। वायु क्या करती है, किसी साउंड को हमारी तरफ एक माध्यम बनती है हमारी तरफ लाने का। तो आपका जब वायु तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सीधा आके अटैक करता है आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर। और मानसिक स्थिति 2 तरीके से इनकी खराब हो रही है। एक तो इनकी खराब हो रही है साउथ ईस्ट के अंदर ये रेलवे लाइन, और दूसरी इनकी स्थिति खराब हो रही है इनका साउथ में मंदिर। तो ये दोनों स्थिति इनकी खराब है जो मानसिक स्थिति को खराब करती हैं। तो इसलिए इनको अगर सेफ रहना है तो या तो घर छोड़ें, कहीं दूर जाके बनाएं, शांति वाली जगह पे बनाएं, उसमें रहें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। मैम, एक सवाल है MKB719 ID से। अपना नाम प्लीज लिखा करें तो फिर पूछने में आसानी होती है। ये कह रहे हैं कि मेरा जो फ्लैट है वो 3री मंजिल पर है, एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है और ऊपर कॉमन टेरेस है। 4 कमरे हैं, 2 नॉर्थ और 2 साउथ में। मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरी एक 12 साल की बेटी है और दूसरा बच्चा मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मेरे पति का 13 साल से कोई प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है। मेरी उम्र 37 साल है। कुछ बताइए ना प्लीज। 37 साल। देखिए, ऐसा
तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जो घर की पोजीशन बता रही हैं तो आपका ठीक ठीक वास्तु लग रहा है। इसमें वास्तु दोष कम है क्योंकि आपके पास साउथ में भी 2 कमरे हैं और नॉर्थ में बालकनी भी है। तो समहाउ तो वास्तु तो आपको सपोर्ट कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपने इंटरनल सेटिंग खराब कर रखी है। इन्होंने अपना नाम क्या बताया? इनका नाम नहीं है मैम, सिर्फ थोड़ा सा MKB17 ID है। अब अगर मैं MKB से नाम, अगर M मतलब जैसे इनिशियल दे रही है, M दे रही है, और अगर आप इनकी सिंह राशि है तो हो सकता है इनके ऊपर ढैया लगी हो। और पर ये कह रही है कई सालों से यहाँ इनका कोई ग्रोथ नहीं हुई है। 13 साल से पति का प्रमोशन नहीं हुआ है। 13 साल 12 साल की बेटी है, दूसरा कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो हमें थोड़े से और डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ये आपको स्पेशली आपको ये बताना पड़ेगा आप लोग सो कैसे कैसे रहे हैं। ओके। स्लीपिंग पोजीशन आप बताएं और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी आप हमें बताएं, अपने अपने नाम बता देंगे और हस्बैंड की डेट उनकी उम्र ही बता देंगे। तो क्योंकि इनका तो शनि ऑलमोस्ट समझिए आ रहा है 9 नंबर का शनि है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनकी दूसरी बच्चा नहीं हो रहा। ओके। तो और 12 साल की बेटी का मतलब हुआ टोटली नहीं, आप ये तो अब इन्होंने वास्तु ही खराब करके, तो थोड़ी सी डिटेल और देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। सर एक सवाल है, ये है अरविंद, ये हापुड़ से हमको मैसेज कर रहे हैं, यूपी से। कह रहे हैं मेरे घर का वास्तु ठीक नहीं है, आपसे कैसे मिल सकता हूँ और ऐसा क्या करूं कि पुरानी बीमारी ठीक हो जाए और आगे बीमारी ना हो। मिलने का मैं बता देता हूँ, फोन नंबर है, वहां से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बीमारी आगे ना हो ये वो आप बता दीजिए। सर देख के बताएंगे ना जी, जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे किसी चीज को कैसे बताया जा सकता है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया ना अपने घर के बारे में। कुछ भी नहीं बताया। हाँ ठीक है। एक सवाल मैम चलते चलते आपसे मैं ले रहा हूँ। राशिद हमको कह रहे हैं कि मेरा घर जो है वो फ्लैट ईस्ट फेसिंग का है, किचन साउथ ईस्ट में है, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और ड्राइंग रूम नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन समस्या यह है कि मेरा नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से बंद है। नॉर्थ वेस्ट में एक खिड़की है जहां से 3 बजे के बाद ही धूप आती है। किचन और मास्टर रूम के बीच में एक टॉयलेट भी है। कृपया बताइए मेरे घर की स्थिति सही है? हाँ, काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छी ग्रोथ हो रही होगी आपको। अगर आपको कोई परेशानी अगर महसूस हो रही होगी तो आपकी कोई ना कोई इंटरनल सेटिंग खराब है, तो इट्स अ गुड हाउस। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आ रही है? नहीं, वो जो खिड़की बता रही है नॉर्थ वेस्ट में तो डूबता सूरज ही दिखाई देगा ना, कि वेस्ट में सूरज डूब जाता है तो थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट तक रोशनी दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो ठीक है, इट्स अ गुड हाउस। तो हमारे व्यूवर्स की जिंदगी का सूरज कभी ना डूबे ये हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, पॉडकास्ट को यहीं संपन्न कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। तो आज की इस मुलाकात को यहीं समेटना है, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले शुक्रवार शाम 6 बजे मैं और आप, सर और मैम एक साथ होंगे आपकी बातों को लेके, आपकी समस्याओं को लेके। मीनवाइल करना क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को डालना है, अपने नाम के साथ कितने समय से उस घर में रह रहे हैं ये ध्यान से, और अपनी समस्या को थोड़ा सा डिटेल में लेकिन शॉर्ट तरीके से बताएंगे तो फिर ज्यादा अच्छे से बात जा पाएगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता इस पॉडकास्ट के साथ ही नहीं आपके जीवन के सारथी हैं। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।